पॉलिसी मेकिंग के लिए, आपके लॉज बनाने के लिए, अमेंडमेंट्स करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए रहता है ना? बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। किस तरह की इंफॉर्मेशन? जैसे कि किसान कितना उगा रहे हैं, इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही बिजली कितनी पैदा हो रही है, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है ना? कितने लोग पैदा हो रहे हैं देश में, कितने लोग मर रहे हैं देश में। ये सारी जानकारी हमारे सरकार को चाहिए, ठीक है? और ये सारी जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम तैयार किया गया है। इस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को ही स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो सारा काम का डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको रिफाइंड करके जहां वो डेटा जाना चाहिए वहां उसे पहुंचाता है, ठीक है। उत्तराखंड में भी एक इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। पूरे कंट्री एज अ होल के लिए भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है भाई। पूरे सेंटर में देखोगे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, स्टेट में देखोगे तो छोटा स्ट्रक्चर है, पर स्ट्रक्चर ना एक ही, उनका काम एक ही है, डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा को रिफाइन करना, प्रोसेस करना, उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, और वो इंफॉर्मेशन जो भी कंसर्न्ड लोग हैं उन तक वो पहुंचाना, ठीक है। हमारे स्टेट में ये स्टैटिस्टिकल सिस्टम कैसे काम करता है? हमारे स्टेट में 4 टियर सिस्टम चलता है। 4 टियर सिस्टम। 4 टियर सिस्टम क्या होता है? जैसे समझ लो, जैसे सबसे पहला टियर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब हमारे स्टेट में क्या, हर स्टेट में 4 टियर सिस्टम ही चलता है। जो स्टेट का स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ढांचा कैसा होता है? उसका ढांचा 4 टियर वाला होता है, जिसमें सबसे ऊपर बैठा होता है जो स्टेट की एपेक्स बॉडी होती है, और स्टेट की एपेक्स बॉडी होती है DES, ठीक है ना? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। ये होती है हमारे स्टेट की या किसी भी स्टेट की एपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर ये होती है। ये एक नोडल एजेंसी भी होती है। ये नोडल एजेंसी का क्या मतलब होता है? नोडल एजेंसी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज होती हैं। ये जितनी भी स्टेट में जो एपेक्स बॉडी होती है ना, DES जो होती है, ये सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज होती हैं। सेंटर को जो भी डेटा स्टेट से चाहिए होता है ये उसे वहां तक पहुंचाता है। यानी कि मान लो ये सेंटर है और ये बहुत सारे स्टेट्स हैं। अगर सेंटर को कोई डेटा चाहिए होगा तो स्टेट से वो डेटा उस तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना? इसके लिए हर स्टेट की जो एपेक्स बॉडी होती है, जिसे DES कहते हैं, इसे नोडल एजेंसी बनाया जाता है। नोडल एजेंसी के रूप में इसका काम क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना, उसका पब्लिकेशन करना, और उस डेटा को कम्युनिकेट करना सेंटर के साथ। ये इस DES का काम है एज अ नोडल एजेंसी, ठीक है। तो हर स्टेट में जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम में सबसे जो टॉप पर है, जो सबसे एपेक्स बॉडी है, वो DES है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। ये नोडल एजेंसी भी है, ये सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करती है। सेंटर जो भी इंफॉर्मेशन इससे मांगती है, ये इंफॉर्मेशन वो सेंटर को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अब ये एपेक्स बॉडी है, कोई भी जानकारी अगर इसे सेंटर तक पहुंचानी हो तो वो क्या करेगा? वो इसके नीचे वाले टियर
को अपनी सारी जो भी उसको डिटेल चाहिए वो सब उसको डेलीगेट कर देगा। जैसे मान लो कि अगर स्टेट को अपने, जैसे उत्तराखंड स्टेट में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, या पिछले 5 साल में कितनी नई इंडस्ट्रीज रजिस्टर हुई, अगर ये डेटा चाहिए तो इस डेटा के लिए डीईएस क्या करेगा, वो अपने नीचे जो डिविजनल लेवल होता है उसको वो डेलीगेट कर देगा। तो सबसे ऊपर होती है एपेक्स बॉडी डीईएस, उसके नीचे होता है डिविजनल लेवल। इसको ऐसे समझाता हूँ। तो ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह से देखिए, किसी भी स्टेट में, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड एज अ 4-tier स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ठीक है, मीनिंग इट वर्क्स इन 4 लेवल। यानी कि हमारे उत्तराखंड में जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो 4 लेवल पर काम करता है, और उत्तराखंड में ही नहीं, हर स्टेट पर ही यही स्ट्रक्चर होता है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। वो 4 लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेवल है एपेक्स, या इसे हम कहते हैं टॉप लेवल। सबसे टॉप लेवल पे कौन है? सबसे टॉप लेवल पर है डीईएस। डीईएस होता है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी एएसओ वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे बच्चे, 100 से भी ऊपर बच्चे इसी विभाग में, इसी डायरेक्टरेट में उनकी नौकरी लगी है, ठीक है ना। अभी जो मेरा हुआ था, मेरा एमएसएमई में हुआ था। अभी क्या बोलते हैं कि शायद इस मंथ के एंड तक कॉल लेटर भी आ जाएगा, पर शायद मैं ज्वाइन ना करूं। तो बहुत सारे जो एएसओ का पेपर हुआ था उसमें कई सारे विभागों से पोस्ट निकली थी, तो उसमें एक पोस्ट यहाँ से भी निकली थी। डी सर आज ज्वाइनिंग आ गई उनकी, आज ज्वाइनिंग थी इनकी डीएस वालों की। हाँ सबकी थी सर, कॉल लेटर सबको मिला आज। सबको मतलब एमएसएमई वालों को भी? हाँ जी। पता नहीं यार, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ इन्होंने बताया नहीं ना किसी को, इन्होंने बोला कि लड़के वहां चले जाएंगे कोर्ट, तो इन्होंने मतलब जिनके पास वो थी कि ज्वाइनिंग की, उन्होंने कम ही को बताया। एक्चुअली मेरे को मेल तो आया था, पर मेरे को प्रेफरेंस के लिए मेल आया था ना। मैं प्रेफरेंस डालता तो मुझे देहरादून मिल जाता। लेकिन मुझे, क्योंकि मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना था, तो मैं किसी का प्रेफरेंस क्यों खराब करूं, जिसको देहरादून चाहिए ले ले, इसलिए मैंने प्रेफरेंस ही नहीं डाला। इन्होंने गूगल मीट भी किया था एक बार, तो मैंने इनसे पूछा भी कि भाई क्या आपकी पोस्ट ट्रांसफरेबल है वगैरह वगैरह, जो भी डाउट था। मैंने मन बनाया कि नहीं, ज्वाइन नहीं करूंगा। तो फिर ज्वाइन नहीं करूंगा तो फिर मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भी नहीं भरी, क्योंकि अगर मैं प्रेफरेंस डालता मुझे देहरादून मिल जाता, और बाद में मैं ज्वाइन नहीं करता तो वो वाली पोस्ट खाली चली जाती। इससे अच्छा है जिसको देहरादून मिल सकता है ले ले। बाकी अच्छी जॉब है, क्या पता आने वाले टाइम में और वैकेंसीज आए एएसओ की।
इसका भी एग्जाम जो होता है लगभग जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है उसी में थोड़ा ऊपर नीचे और पढ़ना पड़ता है। आप एएसओ के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब खुद को तैयार कर सकते हो। बहुत ज्यादा पोस्ट तो नहीं आएंगी, पर मेरा अंदाजा है कि 40-50 पोस्ट आएंगी एएसओ की दोबारा। 51 सर अभी खाली गई सीटें 51। हाँ, वो वाले फिर और ऐड हो जाएंगे, समझ लो 100 के आसपास आएंगी। 100 के आसपास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं कि कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जो भरे नहीं गए हैं, कई सारे ऐसे पोस्ट होंगे जो क्या बोलते हैं नए क्रिएट होंगे कई जगहों पर। तो मुझे लगता है 100 के आसपास फिर एक वैकेंसीज आ सकती है, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम हो सकता है तैयारी करने के लिए। मैंने तो ऐसे ही दे दिया था, एक मतलब ऑप्शन के लिए। तो उत्तराखंड में या किसी भी स्टेट में 4 टियर होते हैं, 4 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो डीईएस होता है। किसी भी स्टेट में, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी जो एपेक्स लेवल होता है वो यही होता है। अभी इसका क्या काम होता है बाद में आते हैं इस पर। इसके नीचे एक और लेवल होता है, उसको हम कहते हैं डिविजनल लेवल। ठीक है, इसका क्या काम होता है इस पर भी अभी थोड़ी देर में आते हैं। इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल और सबसे नीचे होता है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल अभी जो एएसओ का एग्जाम हुआ है, एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला जो एग्जाम हुआ है, समझ लो जैसे वो ब्लॉक लेवल का एग्जाम है। मतलब बहुत सारे जो उसमें ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम हुआ है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स में भी भेजे जाएंगे ये एएसओ को। ये जो एएसओ होंगे समझ लो यही प्राइमरी सोर्स होंगे, जो डेटा जाएगा वो इन्हीं से होता हुआ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा बहुत इनसे फील्ड वर्क भी करवाया जाए, पर वो अगर देखा जाए तो उतना बोरिंग काम नहीं है, इंटरेस्टिंग काम है। पर आगे चल के अच्छा स्कोप है। जैसे जो एएसओ बना फिर वो एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनेगा, असिस्टेंट से एडिशनल, फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनेगा, फिर शायद मैनेजर होता है ना, मैनेजर या डायरेक्टर होता है, कुछ इसी तरह का होता है चेन इनका। तो 4 लेवल होते हैं हमारे उत्तराखंड में, एपेक्स तो यानी टॉप लेवल, डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल। अब एपेक्स लेवल का क्या काम है, क्या है एपेक्स लेवल? या टॉप लेवल यानी कि डीईएस। समझ लो डीईएस स्टेट का सबसे बड़ा डेटा ऑफिस है, सबसे बड़ा डेटा ऑफिस है। ये नोडल एजेंसी भी है। ठीक है, नोडल एजेंसी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्ट करता है एज द सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। क्या सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का मतलब कि सेंटर के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है सारी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को। स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं? डेटा का कलेक्शन, एनालिसिस, पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों को कम्युनिकेट करता है सेंटर के साथ। तो ये जो हर एक स्टेट का जो टॉप बॉडी होता है डीईएस, ये सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता है। जो भी जानकारी ऊपर तक पहुंचती है, इसीलिए हम इसको नोडल एजेंसी भी बोलते हैं। हर स्टेट की एक नोडल एजेंसी होती है और वो नोडल एजेंसी उस स्टेट की एपेक्स बॉडी होती है, डीईएस होती है। ठीक है, डीईएस जो होती है, जैसा मैंने बोला, इट इज द एपेक्स
यानी टॉप स्टैटिस्टिकल बॉडी एट स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पर ये सबसे टॉप बॉडी होती है। अच्छा, इट इज इट ऑल्सो एक्ट एज अ नोडल एजेंसी। अब पॉइंट है कि नोडल एजेंसी क्या हुआ, क्या काम है नोडल एजेंसी का। इट इज कॉल्ड नोडल एजेंसी बिकॉज it acts as the central coordinating agency for all statistical activities in the state। यानी कि स्टेट में जितनी भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होती हैं उन सब को ये सेंटर तक पहुंचाने का काम करती है। उन सब को सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो सारी इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचाने का काम करती है, इसलिए ये एक नोडल एजेंसी कहलाती है। ठीक है ना। ये क्या क्या काम करती है? इट मैनेजेस कलेक्शन ऑफ डेटा, ये डेटा का कलेक्शन करती है। अब क्योंकि ये टॉप बॉडी है तो डेटा का कलेक्शन करती तो है मगर खुद नहीं करती, ऑर्डर देती है, इसीलिए इसके नीचे 4 टियर है ना। ये टॉप लेवल है भाई, डेटा का कलेक्शन ये करेगी लेकिन बेसिकली ये ऑर्डर देगी अपने नीचे वालों को कि भैया मेरे को ये डेटा चाहिए, आप अपने लेवल से कलेक्ट करके हमको दो। तो डेटा कलेक्ट कर रही है और उसको सेंटर तक पहुंचा रही है, पर खुद फील्ड में नहीं जाती है। यहाँ पर बैठे हुए लोग खुद फील्ड में नहीं जाते हैं, फील्ड में कोई और जाता है। ठीक है ना। तो ये टियर जो बनाया गया है ये तो एपेक्स बॉडी है। जाहिर सी बात है कि ये जो भी इसको चाहिए रहेगा अपने स्टेट से, वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑर्डर पास करेगी। ठीक है ना। अपने नीचे वालों को, वो नीचे वाले अपने नीचे वालों को, और जो सबसे नीचे होंगे वो एक्चुअल डेटा जो होता है ग्राउंड लेवल पर कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो जो डीईएस होता है ये डेटा को कलेक्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है, बहुत जितने भी डेटा होते हैं उसको पब्लिश करता है, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है ना। जैसे इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स हो गया, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स हो गया, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया। हर एक स्टेट का डेटा आपके जो कई सारे पत्रिकाओं में पब्लिश होता है, कई सारे रिपोर्ट्स में वो डेटा हमको देखने को मिलता है। ये सारा पब्लिकेशन की जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है। और कम्युनिकेशन का काम, जो भी डेटा इसके पास आ रहा है अगर उसे आगे किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी सेंटर के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी नेशनल या इंटरनेशनल बॉडी के साथ, तो वो डेटा कम्युनिकेट भी करता है।
ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए, गवर्नमेंट उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रही है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जानना चाहती है कि उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो डीईएस क्या करेगा, एक सर्वे डिजाइन करेगा, ठीक है ना। और वो अपने से नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन भेजेगा। उनके डीईएस के इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो भी उसके नीचे की बॉडी होगी वो डेटा का कलेक्शन करेगी और उस डेटा को ऊपर डीईएस तक पहुंचाएगी। फिर डीईएस उस डेटा को पब्लिश करेगा। इस तरह से वो डेटा कम्युनिकेट होगा, ठीक है ना। तो जब भी डीईएस को कोई डेटा चाहिए होता है, यानी कि एपेक्स बॉडी को कोई डेटा चाहिए होता है अपने स्टेट से, तो वो क्या करता है, वो डिविजनल लेवल इनको ऑर्डर देता है, ठीक है। ये डिविजनल लेवल जो होता है ये बेसिकली केवल कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, ठीक है ना। जो स्टेट, जैसे हर एक स्टेट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं। तो मान लो डीईएस को अगर कोई डेटा चाहिए तो हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं। तो हर जिलों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने का काम ये डिविजनल लेवल करता है। तो डिविजनल लेवल का काम होता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच एक लिंक की तरह, एक लिंक की तरह काम करता है। यानी डिविजनल लेवल स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है डीईएस से, ठीक है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेटा सेंटर्स होंगे, जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उनके बीच में ये एक लिंक की तरह काम करता है, यानी कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, ठीक है। जब भी डीईएस यानी स्टेट से कोई भी ऑर्डर आएगा कोई डेटा कलेक्ट करने का, तो वो उस ऑर्डर को मेक श्योर करेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट तक वो चीज, वो ऑर्डर पास ऑन हो जाए। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में सब लोगों को पता चल जाए कि भाई स्टेट को इस तरह का डेटा चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट से वो डेटा कलेक्ट करके देना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, ठीक है ना। एक विंग ऐसी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम कर रही होती है। अब हर जिले में इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा, जीवन मृत्यु से रिलेटेड डेटा, ये सारा डेटा इकट्ठा करके स्टेट तक पहुंचाने का काम, डीईएस तक पहुंचाने का काम ये डिविजनल लेवल करता है। तो डिविजनल लेवल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में एक लिंक का काम करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, ठीक है ना। मान लो डीईएस को अपने स्टेट से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए, मतलब मुझे इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए। अब मुझे इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं डिविजनल लेवल को ये मैसेज कन्वे करूंगा कि भैया मेरे को ये डेटा चाहिए, ला कर दो। अब डिविजनल लेवल वो जो स्टेट को, डीईएस को जो डेटा चाहिए उसको वो कन्वे करेगा जितने भी जिले हैं, हर जिले में जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑफिस होंगे उनको वो ऑर्डर कन्वे करेगा कि भैया मुझे स्टेट तक ये वाला डेटा पहुंचाना है, आप अपने अपने जिले से ये डेटा कलेक्ट करो और मुझे दो, मुझे ऊपर पहुंचाना है। यानी कि ये जो डिविजनल लेवल होता है ये कोई डेटा सेंटर नहीं है, इसका काम डेटा कलेक्शन का भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई डेटा एनालिसिस्ट भी नहीं होता है, ये तो बस एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में। एक लिंक की तरह ये जुड़ा हुआ है। अच्छा,
जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लो डीईएस ने एक ऑर्डर भेजा कि मुझे क्या बोलते हैं कि जितने भी उपनल, जैसे आजकल उपनल कर्मचारियों का मामला बड़ा गर्म है ना, जितने भी उपनल कर्मचारी हैं उनका डेटा भेजो। तो भाई 13 जिले हैं हमारे उत्तराखंड में, हर एक जिले में कितने ऑफिसेज होंगे, उसमें कितने सारे उपनल कर्मचारी होंगे। अब डीईएस ने ये सारा डेटा मांगा है क्योंकि सरकार को देना है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को ये सारा डेटा देना है। अब डीईएस ने ये डेटा मांगा तो ये डीईएस हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो डिविजनल लेवल पर अपने इस बात को रखेगा, मतलब वो डिविजनल लेवल पर अपनी बात को कन्वे करेगा कि भैया मेरे को ये सारा डेटा चाहिए, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये बात पहुंचा दो कि भैया मेरे को ये सारा डेटा लाकर दीजिए। ये डिविजनल लेवल जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्टैटिस्टिकल ऑफिस होंगे उन तक क्या करेगा, ये जो ऑर्डर आया है उसको डीईएस से ये ऑर्डर उनको कन्वे कर देगा कि भैया मेरे को ऐसा कहने का आदेश हुआ है, आप लोग अपने अपने एरिया से ये जानकारी इकट्ठा करके मुझे दें, मुझे ऊपर पहुंचानी है। इस तरह से ये काम करता है। इस तरह से इसको हमने 4 टियर में बांटा हुआ है, ठीक है ना, सबके काम निर्धारित किए हैं। तो डिविजनल लेवल का काम बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम है इसका, और कुछ नहीं। तो दिस लेवल वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। इट इंश्योर्स ऑर्डर्स फ्रॉम डीईएस यानी एपेक्स बॉडी स्टेट की, ऑर्डर रीच द डिस्ट्रिक्ट and data from district reaches DES, यानी कि डीईएस ने जो ऑर्डर दिया है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल से डेटा डीईएस तक पहुंच जाए। ये काम डिविजनल लेवल का होता है, ठीक है ना। समझ लो जैसे ये डीईएस है, ये आपका डिविजनल लेवल है और ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो यहां से जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को ये यहां पहुंचाएगा, ठीक है, और यहां से जो डेटा आएगा उस डेटा को ये यहां पहुंचाएगा। समझ लो ये काम है डिविजनल लेवल का। ना तो ये डेटा को कलेक्ट करते हैं ना प्रोसेस करते हैं, ये बस एक लिंक है स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के भी, ठीक है ना। नीचे वाले लेवल को ऑर्डर पास करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करके ऊपर वाले लेवल पर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट के जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है उसका ये एक सेकंड टियर है। अब इसमें थर्ड टियर ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस होते हैं उनका समझ लो मालिक जो है वो होता है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसको डीएसओ बोलते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएसओ होता है, ठीक है ना। जैसे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक डीएसओ होगा, तो वो जो देहरादून में जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस होंगे ना, समझ लो उसका ये करता धरता होगा, ठीक है। तो क्या है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल?
एक मिनट यार है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डीएसओ होता है। डीएसओ कौन हुआ? डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, ध्यान देना, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ डीएसओ। जैसे कि देहरादून में भी होगा एक डीएसओ, और भी जितने जिले हैं वहां पर भी एक डीएसओ होगा। काम क्या है इनका, इनका रोल क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर एपेक्स बॉडी ने ऑर्डर दिया है कुछ कि भैया उनको कोई डेटा चाहिए, और वो ऑर्डर डिविजनल लेवल ने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि डीएसओ को वो ऑर्डर पास कर दिया, वो लेटर भेज दिया कि भैया मेरे को ऐसा कहने का निर्देश हुआ है कि भैया डीईएस को इतने दिनों तक ये डेटा चाहिए, ठीक है ना, कृपया अपने लेवल पर ये डेटा कलेक्ट करके उपलब्ध करवाने की कृपा करें। इस तरह का भाई ऑर्डर ये इसे पास करेगा, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, उस ऑर्डर के अनुपालन में क्या करेगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा वो डेटा कलेक्ट करेगा और डेटा को आगे पास ऑन कर देगा। डिविजनल लेवल उसको ऊपर स्टेट तक पास ऑन कर देगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम क्या होता है? ये कंडक्ट करते हैं लोकल सर्वेस। ठीक है, ये मेंटेन करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कौन कौन से डेटा? जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा, पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा, इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा, एटसेट्रा। ये सारा डेटा ये लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसे भेज देते हैं सेंड डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो सारा डेटा भेज देते हैं डीईएस को। तो ये लोकल सर्वेस करवाते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड डेटा होता है उस डेटा को ये मेंटेन करते हैं, और जो भी डेटा चाहिए होता है डीईएस को वो उसे भेज देते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कि जो डीएसओ है, जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में बर्थ डेथ के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसका डेटा हॉस्पिटल से कलेक्ट करवाया और सारा डेटा उसने डीईएफ को भेज दिया। ठीक है, तो ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। इसके नीचे सबसे आखिरी टियर आता है ब्लॉक लेवल। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का जो सबसे मेन सोर्स होता है वो ये ब्लॉक लेवल ही होता है। भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे ब्लॉक्स होंगे, तो जो भी एक्चुअल बेस, जो भी मतलब ग्राउंड लेवल से जो डेटा उठाया जाता है वो इनके द्वारा उठाया जाता है। ये सारा डेटा इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल उस डेटा को डीईएफ तक पहुंचाता है। तो इस तरह से ये चेन काम करती है।
यानी कि आप कह सकते हो कि जो प्राइमरी डेटा का सबसे मेन सोर्स है वो ब्लॉक लेवल ही है। डेटा यहीं से कलेक्ट होता है और फिर ऊपर जाता है, ठीक है। और जो एएसओ होते हैं ना, वो इसी लेवल पर काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं। ब्लॉक ऑफिसर्स, ये ब्लॉक ऑफिसर्स ही होते हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, ठीक है ना। एक मिनट यार है। ब्लॉक ऑफिसर्स विजिट villages, towns, and conduct surveys, collect ground level data, ग्राउंड लेवल डेटा जैसे वही इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 लेवल होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा लेवल हो गया, एपेक्स या टॉप लेवल, डीईएस। ये एक नोडल एजेंसी भी है क्योंकि इसको कोऑर्डिनेट करना होता है किसके साथ, सेंटर के साथ। सेंटर के साथ हर स्टेट कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, कैसे वो अपने स्टेट का डेटा सेंटर तक पहुंचाएगा, तो उसके लिए हर एक स्टेट की एपेक्स बॉडी को नोडल एजेंसी बनाया जाता है। बीइंग अ नोडल एजेंसी, उस एपेक्स बॉडी का काम होता है कि अपने स्टेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो सेंटर को पहुंचनी चाहिए, जो पब्लिश होनी चाहिए स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है, वो सारा काम इस एपेक्स बॉडी का होता है, ठीक है। अगर हमारे स्टेट से रिलेटेड कोई स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करना है, कोई भी डेटा पब्लिश करना है, इनका वो काम है। हमारे स्टेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सेंटर तक पहुंचाना है, इनका वो काम है, ठीक है। हमारे जो जो कौन से सर्वेज, जो सर्वे डिजाइन करने हैं, मतलब भाई सर्वे कैसे करना है, सर्वे करते समय क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी गाइडलाइंस ये लोग देते हैं, ठीक है। इन्हें जो भी डेटा चाहिए होता है वो डेटा अपने से नीचे वालों से मंगवाते हैं। इन्हें जो भी डेटा चाहिए होगा डिविजनल लेवल के माध्यम से वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर एक डीएसओ को ऑर्डर देते हैं कि भैया अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से ये डेटा हमको कलेक्ट करके दो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर जाहिर सी बात है डीएसओ अपने हिसाब से सर्वे को डिजाइन करेगा कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट से डेटा कैसे निकलवाना है। भाई एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीएसओ है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक्स होंगे, हर एक ब्लॉक में कौन कौन एक्टिव होगा, उन सबको वो कम्युनिकेट करेगा, उन सबसे कहेगा भाई जब ग्राउंड लेवल पर जाओ, गांव में जाओ, शहरों में जाओ, है ना, और मेरे को ये सारा डेटा कलेक्ट करके दो। और ये सारा डेटा अल्टीमेटली कौन कलेक्ट करेगा, जो ब्लॉक लेवल पर काम कर रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेन सोर्स होता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। तो यहां से डेटा कलेक्ट होता है, फिर वो जाता है इनके पास, फिर वो जाता है इनके पास, डीईएस के पास, और डीईएस जिस डेटा को पब्लिश करना चाहिए करती है, जितने भी उसके पब्लिकेशंस होते हैं, और जो डेटा सेंटर को भेजना होता है उसे भेजती है। अगर किसी इंटरनेशनल बॉडी के साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन करना हो, उन्हें कोई डेटा भेजना हो, तो वो काम भी डीईएफ करती है।
तो हर एक स्टेट में जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का 4 टियर वाला स्ट्रक्चर होता है। ये 4 लेवल पर हर एक स्टेट का स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बटा होता है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड का भी। अब काम क्या है इस स्टेट वाले स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ओवरऑल इसका फंक्शन। फंक्शंस ऑफ स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या काम है, उनके फंक्शंस क्या हैं? तो कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हमको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना है कि भैया हमारा स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा ढांचा कैसा है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। हमें केवल उस ढांचे की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, सवाल भी उस बेसिक जानकारी से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, बहुत 4-5 सवाल इस टॉपिक से नहीं आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको एक ढांचा पता होगा कि भाई हमारे सेंटर में स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, हमारे स्टेट का स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, कैसे ये डेटा कलेक्ट होता है, कैसे ये स्टेट तक जाता है, कैसे ये सेंटर तक जाता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। अदरवाइज तो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर इन सब स्टैटिस्टिक्स में जो आंकड़े होते हैं वो भी एक याद करने वाली चीज होती है। ठीक है ना, हर साल ये आंकड़े निकलते हैं, पिछले साल के क्या आंकड़े थे, अब क्या आंकड़े हैं, ये सब भी आपको याद करने पड़ते हैं, पर ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमको केवल एक बेसिक जानकारी चाहिए। ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डेटा होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स में? इट इंक्लूड्स एएसआई। एएसआई क्या होता है? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हर एक स्टेट ना अपने इंडस्ट्री का एनुअल सर्वे करवाता है, जिसको एएसआई कहते हैं। हर स्टेट में ये होता है। तो ये जो स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका सबसे बड़ा काम क्या है? अपने स्टेट में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनका ईयरली बेसिस पर सर्वे करवाना। ठीक है ना, याद रखना क्या है एएसआई। यह एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री विच इज कंडक्टेड every year under CSO गाइडलाइन या CSO गाइडेंस। CSO एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंटर लेवल पर काम करता है। तो इस CSO के गाइड, अभी CSO के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेंटर का स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेंटर में हमारे स्टैटिस्टिक्स का ढांचा कैसा बना हुआ है, वहां पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, CSO है, NSSO है। तो तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ये। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के गाइडेंस में रहते हुए जो DES है वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ESI करवाता है, हर साल करवाता है। हर स्टेट के जो DES है अपने स्टेट में ये सर्वे करवाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ CSO। ठीक है, इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है IIP। IIP होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन। इंडेक्स तो आप समझते ही होंगे, इंडेक्स नंबर अभी हम पढ़े हैं। इंडेक्स होता है चेंज को जब हम मेजर करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज कितना आया है। जब वही चेंज हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए देखते हैं, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम वो चेंज को मेजर करते हैं तो वो आईआईपी हो जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं मंथली बेसिस पर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसमें ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। याद रखना, ये मंथली बेसिस पर देखा जाता है। जैसे मंथली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि मान लो कि अभी अप्रैल में मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना था, ठीक है, और ये मई आ गया, मई में मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना है, तो मई में क्या किया जाएगा, एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाएगा, आईआईपी निकाला जाएगा। यानी कि हर एक स्टेट हर महीने आईआईपी इशू करता है, जो हमें बताता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितनी ग्रोथ हुई है, पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने कितनी ग्रोथ हुई है, फिर अगले महीने कितनी ग्रोथ हुई, फिर उसके अगले महीने कितनी ग्रोथ हुई। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो मंथली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। याद रखना, हर इंडेक्स में एक बेस ईयर लिया जाता है। आईआईपी निकालने के लिए हमारा बेस ईयर माना गया है 2011-12 को। ठीक है, तो आईआईपी निकालने के लिए बेस ईयर 11-12 लिया जाता है। तो ये होता है हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टैटिस्टिक कि हमारे इंडस्ट्रीज का एनुअल सर्वेस करवाओ, उनसे रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं, यानी जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो सारा डेटा अपने ऊपर सेंटर तक पहुंचाओ। ठीक है ना। इसी तरह से इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स के अलावा एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में आता है एरिया एंड प्रोडक्शन एस्टिमेट्स। ठीक है ना। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स। मतलब इसमें मतलब इस एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में डाइव इन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पॉइंट ये है कि मतलब जो स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर एक स्टेट में जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका काम क्या है, अपने स्टेट में इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, जिसको हम इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, जिसको हम एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, जिसे हम फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है ना। आपके प्राइस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, जीवन मृत्यु से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, जिसको हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। ये सारी स्टैटिस्टिक्स, ये सारा जो डेटा है हर एक स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्ट करना होता है, ये सारा काम उनको परफॉर्म करना होता है। ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश भी करनी होती हैं। ठीक है, या तो एनुअल बेसिस पर, या क्वार्टरली बेसिस पर, या ईयरली बेसिस पर। अब हर एक स्टेट कौन कौन सी पब्लिकेशन करता है, ठीक है ना, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या पब्लिकेशंस आती हैं, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या पब्लिकेशंस आती हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या पब्लिकेशंस आती हैं, वो पब्लिकेशन मंथली इशू होती हैं, क्वार्टरली इशू होती हैं, ईयरली इशू होती हैं। ये तो डीप चले गए अब हम।
इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना ये चैप्टर का विस्तार हो जाएगा। हमें केवल एक ढांचा समझना है, जैसा हमारे सिलेबस का डिमांड है, तो उस ढांचे को समझो बस। ढांचा कि भाई मेरे स्टेट में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है और मेरे सेंटर में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, और इन दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कैसे मेरे स्टेट का डेटा सेंटर तक पहुंचता है। तो स्टेट का डेटा सेंटर तक पहुंचे इसके लिए हर एक स्टेट में एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है। कौन होती है वो नोडल एजेंसी? उस स्टेट की एपेक्स बॉडी। कौन होती है स्टेट की एपेक्स बॉडी? उस स्टेट का एपेक्स बॉडी होता है डीईएस, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये डीईएस जो होता है ये कैसे सारा डेटा कलेक्ट करता है? तो भाई इसके नीचे भी 3 और बॉडीज होती हैं, है ना, 3 और लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल वो सबसे निचला लेवल होता है जो ग्राउंड लेवल पर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है और उसको ऊपर भेजता है। क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है अपने स्टेट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डेटा कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, प्राइस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इनका काम है, ये इनका फंक्शन है। तो सिंपल है अगर देखा जाए तो, अगर हमको केवल एक बेसिक जानकारी लेनी है, ठीक है। अब जैसे इसमें आता है फाइनेंस एंड स्टेट इनकम। जैसे आप जानते हो ना कि पूरे देश का जीडीपी और नेशनल इनकम निकाला जाता है, वैसे ही हर स्टेट का और हर डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूड्स कैलकुलेशन ऑफ एसडीपी। इसे कहते हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे पूरे नेशन का निकाला जाता है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे हर एक स्टेट का भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है। कौन निकालेगा? तो हर एक स्टेट की जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगी उन्हीं का ये काम होता है कि वो अपने स्टेट के फाइनेंस और इनकम से रिलेटेड डेटा को भी कलेक्ट करे और अपने स्टेट की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे हम स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना, या अपने डिस्ट्रिक्ट की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसको डीडीपी कहते हैं, वो कैलकुलेट करे। इससे हमें पता चलता है कि भैया आपका स्टेट जो है वो कितना वेल्दी है, ठीक है ना। आपके स्टेट में जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो हाई है या लो है, आपके स्टेट में लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सब चीजें हमने नेशनल लेवल पर भी कैलकुलेट करना सीखा है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। वो काम भी स्टैटिस्टिकल विंग का ही होता है। वो उसके लिए हमको सेंटर लेवल पर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है वो सीखना होगा। कौन वो नेशनल इनकम निकालता है, कौन वो जीडीपी कैलकुलेट करता है, वो सब हमें सीखना होगा जब हम पढ़ेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंटर लेवल पर कैसे काम करती है। स्टेट लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका काम होता है अपने स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। इससे हमें उस स्टेट की क्या बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम का पता चलता है, वहां के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है, ठीक है ना। वहां उस स्टेट की ग्रोथ का हमको आइडिया लगता है कि भैया स्टेट जो है उसकी ग्रोथ किस दिशा में जा रही है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करना भी हर एक स्टेट के स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का ही काम होता है। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डीडीपी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेल्स टोटल इनकम जनरेटेड इन उत्तराखंड इन 1 ईयर। एक साल में उत्तराखंड में कितनी इनकम जनरेट हुई ये जानना है तो आपको एसडीपी कैलकुलेट करना होगा।
एक डिस्ट्रिक्ट ने कितनी इनकम जनरेट करी उसके लिए डीडीपी कैलकुलेट करना होगा। वैसे एक कंट्री ने कितनी इनकम जनरेट करी उसकी कैलकुलेशन कौन करता है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए अलग स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेंट्रल लेवल पर काम करती हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसी तरह से आता है प्राइस स्टैटिस्टिक्स। प्राइस स्टैटिस्टिक्स में क्या काम होता है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का? इनका काम होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये हो गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इंडेक्स वैसे ही निकलते हैं जैसे अभी हमने सीखे हैं, कुछ टाइम पहले हमने इंडेक्स नंबर निकालने सीखे हैं कल तक। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, हर एक इंडेक्स को लेते समय एक बेस ईयर होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बेस ईयर 1999 2000 को लिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बेस ईयर 2011-12 को लिया जाता है। उसी तरह से मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालने के लिए बेस ईयर 11-12 को लिया जाता है। ठीक है ना, कोई भी इंडेक्स निकालने के लिए बेस ईयर लिया जाता है। तो इन केसेस में किसको बेस ईयर माना गया है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या होगा ये सारे इंडेक्स नंबर निकालने से? These helps in measuring इन्फ्लेशन, कि भाई आपके स्टेट में इन्फ्लेशन कितना है, इसको मेजर करने में ये बहुत काम आएगा। ठीक है ना, आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, एटसेट्रा, ये सब चीजें मेजर करने में ये काम आता है। इसी तरह से होता है एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जैसे कि शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं, जैसे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, ये सब वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया। कितने बर्थ हुए, कितनी जन्म हुई, कितनी मृत्यु हुई, जन्म मृत्यु से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो सब वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया। ग्रोथ रेट हो गया इसमें, आपका बर्थ रेट हो गया इसमें, डेथ रेट हो गया इसमें, ये सारी चीजें निकाली जाती हैं। क्या काम आता है ये? यूज्ड फॉर पॉपुलेशन प्लानिंग एंड हेल्थ पॉलिसीज। भाई जो ग्रोथ जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये हमारे पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए या हेल्थ पॉलिसीज के लिए ये बहुत काम आती हैं। ठीक है, अगर किसी स्टेट में डेथ रेट बहुत बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उनको अपनी हेल्थ पॉलिसीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है। उनको अपने जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि भैया जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो आम इंसान तक इजीली अवेलेबल हो। ठीक है ना, अगर आपके स्टेट में बर्थ रेट बहुत बढ़ रहा है तो आपको अपनी बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए सारा डेटा जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है हमारे बहुत काम आता है। ठीक है ना, किसी भी स्टेट में कितने लोग उस स्टेट के मूल निवासी हैं, कितने लोग बाहर से आए हुए हैं, है ना, ये सारा डेटा हमें कैसे पता चलता है? इन्हीं चीजों से पता चलता है। ठीक है ना, ये सब वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ये सब अपने आप में एक
मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर तो किताब है, किताब मतलब इसको तो पूरा एक अलग सब्जेक्ट आप मानकर चलो। ये अपने आप में सारे टॉपिक बहुत बड़े-बड़े हैं, पर क्या हमें इतना डीप जाना है? नहीं, हमें तो केवल फंक्शन पढ़ना था कि भाई स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या होते हैं। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड, ये सारा डेटा कलेक्ट करना इनका काम होता है। ठीक है ना? इनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स वो लोग तैयार करते हैं उसको पब्लिश करना। ठीक है ना? क्योंकि जब तक आप अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं करोगे, कम्युनिकेट कैसे करोगे, लोगों तक कैसे पहुंचेगी कि भाई क्या चल रहा है मेरे स्टेट में। तो जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होता है, हर एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस डेटा को समय समय पर पब्लिश करे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा, प्राइस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड डेटा, बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो स्टेट लेवल पर पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है ना? कौन सी पब्लिकेशन होती है, उनका क्या नाम होता है, उसको मंथली, वीकली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली किस बेसिस पर पब्लिश किया जाता है, कहाँ पब्लिश किया जाता है, ये भी याद रखने का विषय है, पर इररिलेवेंट है हमारे लिए। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारे स्टेट लेवल पर किस तरह से स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है उसकी जानकारी। तो स्टेट लेवल पर भाई जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया गया है, 4 टियर सिस्टम वाला स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें 4 लेवल होते हैं। टॉप लेवल जो हर स्टेट में होता है, जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी डीईएस कहते हैं। उसके नीचे डिविजनल लेवल, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके नीचे ब्लॉक लेवल। ठीक है ना? ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? अगर आपको ये स्टेट वाला ढांचा अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो। ये स्टेट वाला ढांचा ठीक है। इसके बाद आता है कि सेंटर का ढांचा कैसा है, जो सेंटर में स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो सेंटर वाला ढांचा भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में सवाल भी वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? अगर आपके स्टेट लेवल से कोई सवाल आया, मतलब स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई सवाल आया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डीईएस से रिलेटेड होगा। अदरवाइज वो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अब स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर, ऐसे समझो, इस वाले चार्ट को देखो। स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर, सेंटर में जो एपेक्स बॉडी होती है वो है मॉस्पी। ठीक है? क्या है ये मॉस्पी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी शॉर्ट फॉर्म में। ये है हमारी एपेक्स बॉडी जो सेंटर में काम करती है। इसके नीचे 2 विंग है, मॉस्पी के नीचे 2 विंग है। एक स्टैटिस्टिकल विंग है जिसको एनएसओ कहते हैं। ठीक है? और एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है। तो 2 विंग बनाए गए हैं इसके नीचे, एक स्टैटिस्टिकल विंग है और एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है। जाहिर सी बात है इसका काम डेटा कलेक्ट करने का होता होगा और इसका काम इम्प्लीमेंटेशन करने का होता होगा। ठीक है ना? तो 2 विंग बनाए गए हैं, ये डेटा को कलेक्ट करेगा और वो ये उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करेगा।
तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन विंग, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है, उसमें भी 3 डिवीजन है। हालांकि ज्यादातर सवाल इस स्टैटिस्टिकल विंग से रिलेटेड आते हैं। तो हमारे मॉस्पी के नीचे 2 विंग हैं, एक स्टैटिस्टिकल विंग है एनएसओ और एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है। स्टैटिस्टिकल विंग में 3 ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। स्टैटिस्टिकल विंग यानी एनएसओ में 3 ऑर्गेनाइजेशन है, एक सीएसओ, एक एनएसएसओ और एक कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, अब ये सीएसओ क्या है, एनएसएसओ क्या है, कंप्यूटर सेंटर क्या है, इनका क्या काम है, ये हमें सीखना है। ये स्टैटिस्टिकल विंग कैसे काम करती है हमें समझ में आ जाएगा जब हम इनको समझना शुरू करेंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग में भी 3 डिवीजन है। एक है 20 पॉइंट प्रोग्राम, टीपीपी इसको बोलते हैं। ये गवर्नमेंट के उन सब प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है जिनकी प्रोजेक्ट वैल्यू 20 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वैल्यू 20 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसकी मॉनिटरिंग का काम ये वाला डिवीजन देखेगा, टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम। एक होता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन, आईपीएमडी। इसका क्या काम होता है? मॉनिटरिंग ऑफ ऑल सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹150 करोड़ एंड अबव। सेंटर के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी वैल्यू 150 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको मॉनिटर करने का काम इस डिवीजन का होता है। और एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेट्स इसको कहते हैं, एमपी लेट्स। ये क्या करती है? मॉनिटरिंग करती है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमपी लेट्स। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। भाई हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या काम होता है? अपने लोकल एरिया को डेवलप करना। तो हर एक मेंबर, जिसको हम एमपी लेट्स कहते हैं, तो एमपी लेट को मॉनिटर करने का काम ये वाली विंग करती है, ये वाला डिवीजन करता है कि भाई हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने एरिया में क्या डेवलपमेंट का काम किया है। तो इसको मॉनिटर करने का काम इस डिवीजन का होता है। तो ये वाला जो टीपीपी क्या होता है? ये 20 करोड़ से जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सेंटर के, उसको मॉनिटर करता है। आईपीएमडी जो 150 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट, उनको मॉनिटर करता है। और ये जो एमपी लेट्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो अपने लोकल एरिया में क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये उसको मॉनिटर करता है। तो ये कहलाता है आपका जो विंग है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं सेंटर के, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो दिशा निर्देश थे उसके अनुरूप हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब देखने का काम इसका होता है। और जो स्टैटिस्टिकल विंग है, जाहिर सी बात है इसका काम डेटा कलेक्ट करने का होता है। स्टैटिस्टिक्स तो भाई डेटा से रिलेटेड ही काम होगा उनका। तो ये जो स्टैटिस्टिकल विंग होती है, इसका काम इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है, सीएसओ, एनएसएसओ और कंप्यूटर सेंटर। और यहाँ से रिलेटेड ही एग्जाम में सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना? अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कोई सवाल आया तो एक ही आएगा, और वो सवाल बहुत बेसिक लेवल का होगा। बहुत बेसिक लेवल का मतलब कि ढांचे से रिलेटेड होगा सवाल। या तो डीईएफ से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ देंगे, या सीएसओ क्या है, कब गठित हुआ, या उसके फंक्शन से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ लेंगे, या एनएसएसओ की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या वो कब बना पूछ लेंगे, या उसका क्या काम है, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ लेंगे। ठीक है ना? तो ज्यादातर आप देखेंगे कि जब भी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई सवाल आएगा, तो वो तो डीईएफ, सीएसओ या एनएसएसओ की फुल फॉर्म, बहुत फंडामेंटल सवाल, या उनसे जुड़े हुए काम के बारे में, या वो कब गठित हुए, इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो सेंट्रल लेवल पर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, सेंट्रल लेवल पर कैसे डेटा का कलेक्शन होता है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे वहां पर डेटा से जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, कैसे उन रिजल्ट्स को पब्लिश किया जाता है, कौन कौन सी पब्लिकेशंस होती हैं, किन किन
जगहों पर इश्यू होती है, किस माध्यम से इश्यू होती है ना? किस टाइम इंटरवल पर इश्यू होती है, ये सब याद रखने का विषय है। और हमें, मैंने जैसा कहा, इतना डीप नहीं जाना है, हमें केवल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर समझना है कि भाई ये क्या है और क्या काम करता है, बस। ठीक है, तो ये हमारे सेंटर पर इस तरह से स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये हमारे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है, स्ट्रक्चर है। तो वहां पर हमारे सेंटर में सबसे एपेक्स बॉडी है हमारी मिनिस्ट्री। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स के लिए एक अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसके नीचे 2 विंग है। ठीक है ना, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे 3 विंग है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे 3 विंग है, फिर उस विंग के नीचे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है ना, उन डिपार्टमेंट्स के नीचे कई सारे बोर्ड्स हैं। वैसे ये भी एक मिनिस्ट्री है जो एपेक्स बॉडी है, इसके नीचे 2 विंग है। मैंने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो यहीं पर आपको जितनी बेसिक जानकारी थी दे दी, और इससे ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। और जो स्टैटिस्टिकल विंग है, एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको बोलते हैं, एनएसओ को। इसमें 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सीएसओ, एनएसएसओ और कंप्यूटर सेंटर। इनके बारे में हम कल बात करेंगे डिटेल में। और कल हम इस टॉपिक को बंद करके मंडे से इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। ये किताब परमानेंटली बंद हो जाएगी मेरे एंड से, आपके एंड से तो ये खुली ही रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो।